सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। हामिद मीर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से अवामी इज्तिमात पर ज़ाहिर पाबंदी के लिए जो दरख्वास्त दी गई तो उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया है कि भाई पार्लियामेंट है, अवामी नुमाइंदे हैं, वो फैसला करें, वो इम्प्लीमेंट करवाएं, वो अवामी इज्तिमात को रोकें, वो जलसों को रोकें। पार्लियामेंट के होते हुए, अवामी नुमाइंदों के होते हुए अब अदालत क्यों उन मामलात में मदाखलत करें? लेकिन आप भी जानते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत रेजिस्ट नहीं करेगी, मदाखलत नहीं करेगी, मज़ामत नहीं करेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत के इस फैसले के बावजूद, इस फैसले के बाद कोरोना फैलता है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये हुकूमत जिसने रेजिस्ट ना करने का फैसला किया है या वो अपोजिशन जो मान ही नहीं रही? देखिए, कोरोना तो ऑलरेडी फैला हुआ है और इसकी जो दूसरी लहर है, ये दूसरी लहर जो है ये ऑपोजिशन के इन जलसों से पहले ही शुरू हो गई थी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थोड़े दिन पहले जो एनसीओसी के जो फैसले थे उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो अब एनसीओसी जो है उसमें आपको पता है, मैं भी उनके मीटिंग्स में कई दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सबके नुमाइंदे मौजूद होते हैं। और वहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत से फैसले जो है इत्तफाक़ राय से होते हैं। तो अगर पहले जो है वो इत्तफाक़ राय से फैसले होते रहे हैं तो मेरा ख्याल है अभी भी इत्तफाक़ राय से हो सकते हैं। और इसके अलावा जो उसके ऊपर एक और बॉडी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीसी, तो उसका जो पिछला इजलास था जिस इजलास के बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि अब जो सियासी इज्तिमात हैं उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो वो जो इजलास था उसमें जो सिंध की नुमाइंदगी कर रही थी डॉक्टर अजरा पेचू और आज़ाद कश्मीर के जो नुमाइंदगी कर रहे थे वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा था कि ये एक सियासी फैसला है तो कोई ऐलान करने से पहले आपको सबको एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म ने एतमाद में नहीं लिया और उन्होंने एक फैसले का ऐलान कर दिया, फिर वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। और मुल्तान का जो जलसा हुआ तो वो उनकी हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लेके आए और ये एक इंसान, इन लोगों की, पाकिस्तानियों की सेहत का मसला है और जबरदस्ती करें या अपील करें? अपील उस ऑपोजिशन के सामने जिसके साथ वो बात करना पसंद नहीं करते, या फिर डंडे का इस्तेमाल क्या करें? ये देखिए, आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया है उसमें बड़ा अच्छा जवाब मौजूद है कि ऐसी ऑपोजिशन जिससे वज़ीर आज़म साहब बात करना पसंद नहीं करते, तो अगर वज़ीर आज़म साहब ऑपोजिशन से बात करना पसंद नहीं करते तो ऑपोजिशन भी फिर यही कहती है भी हम भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी आपके साथ आगे बैठते हैं तो आप ये तासुर देते हैं कि जी शायद हमें कोई एनआरओ चाहिए, तो इस मरतबा हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमने आपको एनआरओ नहीं देना। तो इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी सियासत है उसमें जो सियासी इख्तलाफ है वो जाती लड़ाई बन चुका है और वज़ीर आज़म साहब बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो हुकूमत के वज़ीर आज़म है, उनका स्टेक ज्यादा बड़ा है, तो उनको थोड़ी सी आजिज़ी दिखानी चाहिए और उनको ऑपोजिशन के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन भी तो डायलॉग करना चाहती है, जिन कुव्वतों के साथ करना चाहती है आपको भी पता है। शहबाज शरीफ साहब नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, सियासी कुव्वतों के माबैन डायलॉग की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन आपको पता है किस जगह पर डायलॉग करना चाहती है, कहाँ बैठकर डायलॉग करना चाहती है। तो ये ऑपोजिशन का भी तो दोहरा म्यार है। जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप अपनी तकरीरों में क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ आपने एक बयानिया अपनाया हुआ है, उसी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर आप इस हुकूमत को गिराना भी चाहते हैं। कि ये ऑपोजिशन का भी तो दौरा में आ रहा है। मेरी इंफॉर्मेशन जरा मुख्तलिफ है। आज अभी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे भी आसिफ जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की आपस में बड़ी तफसीली बातचीत हुई है टेलीफोन पर, और उससे पहले भी उनकी तकरीबन 2-3 दफ़ा बातचीत हो चुकी है। आज उनका चौथा कॉन्टैक्ट था टेलीफोन पर। और इसके अलावा बिलावल साहब का और मरियम नवाज शरीफ साहब का भी आपस में रब्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से भी मेरी इस पर बड़ी तफसीली बात हुई है। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ऑपोजिशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन जो है फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करना चाह रही। और जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, नेशनल डायलॉग की बात की है, ये पुरानी पहले से बात कर रहे हैं। इदारों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का आजकल राब्ता नहीं है, वो डिटेंशन में है, 4-5 दिन के लिए बाहर आए थे। इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो इत्तेहादी जमातें, जो उनके जो सरबराहों की आपस में जो बातचीत हो रही है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जलसे करने हैं और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। जिस एस्टेब्लिशमेंट का आप कह रही हैं कि वो उससे बातचीत करना चाह रहे हैं, फिलहाल
उस एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहती। अच्छा, ये मैं आपको उनकी नई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो ऑपोजिशन जलसों के लिए इतनी बज़िद क्यों है हामिद मीर साहब? क्या हमारे मुल्क की ये हिस्ट्री है? जलसों से तो हुकूमतें घर नहीं कभी भी उनको घर भेजा गया। हाँ, अलबत्ता लॉन्ग मार्च की एक हिस्ट्री है हम लोगों की, कि लॉन्ग मार्च में हमने अपना सियासी जो माहौल है वो बदलता देखा है, फैसलों को बदलता देखा है, हुकूमतों को जाते देखा है। तो आपको लगता है क्यों बज़िद है ऑपोजिशन जलसे करने के लिए? क्या मिलेगा इन्हें जलसों से? देखिए, ऑपोजिशन जो है ना, वो उनके लीडर्स जो हैं वो आपस में जो बातचीत करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो पीडीएम की जो जमातें हैं उसके जो सरबराह हैं, ये आजकल कोशिश ये करते हैं कि इनकी जो मीटिंग होती है, जो आपस में बातचीत करते हैं, ये कुछ इन्होंने इजलास रखे होते हैं मीडिया के लिए, लेकिन कुछ इजलास जो है ये मीडिया को नहीं बताते, ये आपस में बातचीत करते हैं और मीडिया के साथ अपनी स्ट्रेटजी को शेयर नहीं करते। जैसा कि गलत फहमी है, जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको तो पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट की जो मौजूदा क़यादत है उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाह रहे। तो इस वक्त जो ऑपोजिशन है, इसने ये जो पीडीएम की क़यादत है, इन्होंने पिछले दिनों जब ये मुल्तान में थे तो वहां पर इनकी आपस में एक कंसल्टेशन हुई, तो उसमें ये कहा गया जी कि 1992 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑपोजिशन में थी और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च किया था। और उस लॉन्ग मार्च में बज़ाहिर सिर्फ नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन जाते जाते नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने साथ गुलाम इस्हाक खान को भी ले गए थे। तो और साथ ही साथ पूरी पार्लियामेंट भी ले गए थे। तो ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि अगर उस तरह का प्रेशर हम दोबारा एक्सर्ट करें तो हम जो है ये अब आइन और कानून के अंदर रहते हुए कोई तब्दीली ला सकते हैं। ये अब उनका ख्याल है, और क्योंकि उनके पास ऐसा हो सकता है इस ऑपोजिशन में इतना दमखम है कि वैसा प्रेशर डाल सकें। देखें, हुकूमत ने जो मुल्तान में इस ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की तो उनकी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन अब अगले दिन फिर इसहाक डार साहब जो है वो हुकूमत की मदद के लिए आए और उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया कि ऑपोजिशन ने मुल्तान के में जो कामयाब जलसा करके जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था वो 24 घंटे से पहले ही उसका इम्पैक्ट जो है वो इसहाक डार के एक इंटरव्यू ने खत्म कर दिया। तो अब अगर 13 दिसंबर को ये जो ऑपोजिशन जमातें हैं ये मीनार पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती हैं, उसके बाद एक टेम्पो बनेगा और फिर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और अगर इस्लामाबाद में ये काफी बड़ी तादाद में लोगों को ले आते हैं तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए काफी मुश्किल है। इसहाक डार के इंटरव्यू पे मैं जरा बात करती हूँ। ये जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है जलसों को ना रोकने की, आप समझते हैं कि एक समझदाराना फैसला है, सही फैसला है? भले ही मौलाना साहब उकसा रहे हैं कि हमारे डंडे से डर गए, ये 11 जमातों का इत्तेहाद है, हुकूमत डर गई, खौफ में चली गई, लेकिन आपको लगता नहीं है कि हुकूमत समझदारी का मुजाहरा कर रही है, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो मॉडल टाउन की तारीख दोहराना नहीं चाहती? आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला है? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसने कोशिश करके देख ली। हुकूमत ने पहले गुजरावाला में जो पहला जलसा था उसको रोकने की कोशिश की, वहां पे कंटेनर लगाए, लेकिन उसमें हुकूमत नाकाम हो गई। फिर उसके बाद अगला जलसा कोयटा में था, वहां पर उन्होंने कोयटा के जलसे में उन्होंने सब कुछ सिस्टम जैम कर दिया, वहां पर जो उन्होंने भी कोयटा शहर सारा बंद कर दिया, इसके बावजूद वहां पे जलसा हो गया। कराची में ऑपोजिशन को किसी मुश्किल का सामना नहीं था, और उसके बाद जो मुल्तान है यहाँ पर तो इन्होंने इंतहा कर दी ना। मैंने तो पिछले कई सालों में मैंने नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने ऑपोजिशन पे इतना बड़ा क्रैकडाउन किया हो और उसके सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया हो, सारे रास्ते बंद कर दिए हो, हजारों की तादाद में पुलिस को डिप्लॉय कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद जब हुकूमत नाकाम हो गई तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कोई समझदारी नहीं है हुकूमत की। ये मैं नहीं मानता कि हुकूमत को समझदारी चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। हुकूमत चाहे ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमत के आगे खड़ा होना इतना आसान है हामिद मीर साहब? भाई, हुकूमत ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके देख ली और आपके सामने ऑपोजिशन ने उनकी रिट को चैलेंज किया, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं डंडे का जवाब डंडे से दूंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा अगली दफा हम सिर्फ डंडा खाएंगे नहीं, डंडा मारेंगे भी। तो खड़ी हुई ना ऑपोजिशन, सही है या गलत है, खड़ी तो हुई है और हुकूमत फेल हो गई। तो अब वो जो उनकी फेल्ड स्ट्रेटजी है उसके बाद वो क्या करें? चारों ना चार अब वो कह रहे हैं कि अब हम आपका जलसा नहीं रोकेंगे। तो इसमें कौन सी समझदारी है? ये समझदारी नहीं है, ये हुकूमत की शिकस्त है। अच्छा, आप समझ रहे हैं हुकूमत की शिकस्त है। अच्छा, जरा अब आ जाते हैं जरा डार साहब के इंटरव्यू पे, ये क्या हलचल मचाई हुई है? मुझे तो सबसे पहले आप जरा उस एक डबल स्टैंडर्ड जो एक दोहरा म्यार है हम लोगों ने भी अपनाया हुआ है, हम एक तरफ मना है जी, आप मफरूर का एक इश्तिहारी का इंटरव्यू आप अपने टीवी चैनल्स पर पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चल सकता,
लेकिन जब वही शख्स बाहर बैठा वाया बीबीसी इंटरव्यू देता है और हम अपने टीवी चैनल्स पर चलाते हैं वाया बीबीसी, तो वो हलाल कैसे हो जाता है इंटरव्यू हमारे मीडिया चैनल्स पे? कैसे? देखिए, मुझे यकीन है कि जो सवाल उस बरतानवी सहाफ़ी ने इसहाक डार से किए हैं, वही सवाल जो है आपको अगर मौका मिले और आप अगर इसहाक डार से वो सवाल करें तो मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से वो सवाल कर सकती हैं। वो तो बेचारा नीचे से कागज पे लिखे हुए सवाल पढ़ रहा था, जिस तरह के कोई वो किताब पढ़ रहा है तो नीचे से लिखे हुए सवाल पढ़ रहा था। आप उसको बगैर पढ़े हुए भी बड़े अच्छे सवाल कर सकती हैं। और इसहाक डार साहब जिस तरह वहां पे कोई जवाब नहीं दे सके, मेरा ख्याल है यहाँ पे भी कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। बल्कि जब वो यहाँ पाकिस्तान में थे, वजीर खजाना थे, तो कभी हम उनको सवाल किया करते थे तो वो जवाब देने की बजाय उल्टा कहते थे, हाँ जी आप ये सवाल इसलिए करें क्योंकि आप इमरान खान के दोस्त हैं। वो जी क्योंकि आप इमरान खान के दोस्त हैं, वो आपका दोस्त है। लेकिन गोरे को स्नब नहीं कर सके, गोरे को चुप नहीं करा सके गोरे को। वो देखिए ना, यही बात है ना, ये बड़े अफसोस की बात है कि काश के वो गोरे को भी थोड़ा स्नब करने की कोशिश करते ना। तो अब इमरान खान साहब को भी अच्छी तरह पता है, उनके वजीरों को भी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जब डार साहब वजीर खजाना थे तो ये तमाम सवालात उनको कई एंकर्स ने, कई सहाफियों ने ये सवालात किए और उनके पास जवाब नहीं होता था।